हेलो बच्चों, हम फिर से आप सबके लिए एक नए विषय नई जानकारी के साथ आए हैं। हमें पता है कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार के द्वारा आपकी पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। आपको हमेशा कुछ नई नई जानकारी से संबंधित वीडियो आपके पास पहुंचाया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि आप आज के वीडियो से एक नई जानकारी जरूर लेंगे। मेरे बच्चों, आज हम आपको जो विषय पढ़ाने वाले हैं उस विषय का नाम है संस्कृत। और आपको यह जानकारी होगी कि संस्कृत हमारी देवभाषा है और हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। यह बहुत ही आसान और सरल भाषा है। संस्कृत भाषा को जानने से पूर्व उसके कुछ आधार को हम जानना चाहेंगे, तब जाकर संस्कृत को हम आसानी से समझ सकते हैं। उस भाषा के मुख्य आधार में हम आज चर्चा करेंगे लिंग, वचन और पुरुष। आज हम इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे ताकि आपको संस्कृत भाषा को समझने में सहजता और सुगमता प्राप्त हो। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिंग के बारे में विशेष रूप से लिख दिया है। चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि यह सबसे पहला प्रश्न है कि लिंग किसे कहते हैं। तो इसे हम समझते हैं। जिस संज्ञा पद से व्यक्ति या पदार्थ की जाति का बोध हो लिंग कहलाता है। जाति का मतलब वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, इसका पता चले वह लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, फल आदि। लड़का जब हम बोल रहे हैं तो समझ रहे हैं कि यह पुरुष जाति है, लड़की स्त्री जाति है, पुस्तक और फल यह नपुंसक लिंग में आता है। और मेरे बच्चों, लिंग का अर्थ चिन्ह और निशान होता है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ जाए कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। फिर से समझिए, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या पदार्थ की जाति का बोध हो लिंग कहलाता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम समझते हैं। पहला है पुल्लिंग। तो इसको जानते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो। गौर से समझिएगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब पुरुष। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे बालक, राम, अश्व, ये क्या है? पुल्लिंग है। अगला है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। जैसे बालिका, सीता, लता, और भी बहुत सारे नाम हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नपुंसक लिंग, इसको समझिए, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं हो, मतलब वह पदार्थ जो निष्प्राण हो नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे फल, पुष्प, मोटरयान, वायुयान, ये सब नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे बच्चों, आपने लिंग को समझा। अब हम अगला टॉपिक चर्चा करेंगे, वह है वचन। अब हम आपको लिंग के बाद वचन के बारे में बताने वाले हैं। आपने लिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब संस्कृत में आगे बढ़ने के लिए वचन को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो हिंदी और अंग्रेजी में बस 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके लिए पहले वचन को समझे हम, आखिर वचन कहते किसे हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे वह, तुम दोनों, हम लोग आदि। ये ऐसे शब्द है जिससे हमें संख्या का पता चल रहा है। वह हमारा सर्वनाम है, ये इसके द्वारा मुझे पता चल रहा है कि वह मतलब एक के बारे में कह रहे हैं, तुम दोनों मतलब 2 के बारे में कह रहे हैं, हम लोग मतलब 2 से ज्यादा के बारे में कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम आज ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन को समझिए, शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, इस बात को इंडिकेट कीजिएगा, एक वस्तु का बोध होता है उसे
एक वचन कहते हैं, जैसे मैं, तुम, अस, इन सब से स्पष्ट रूप से एक का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन कहलाएगा। द्विवचन में देखें, शब्दों के जिस रूप से दो वस्तु का, इस बात को समझिएगा, शब्दों के जिस रूप से दो वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे हम दोनों, राम, सीता। राम सीता एक साथ है, अलग अलग नहीं है, वे दोनों, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि दो वस्तु का, दो व्यक्ति को बता रहा है। बहुवचन देखिए, शब्दों के जिस रूप से दो से अधिक, दो से अधिक, दो नहीं बल्कि दो से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, ये बहुतों की संख्या को बता रहा है। हम लोग, वे लोग, गायें, ये सब क्या है, दो से अधिक वस्तु की संख्या को बता रही है, इसलिए ये वचन कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों, इसे आप गौर से समझिए। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियो को फिर से आप रिपीट करके इसे समझ सकते हैं और इसके बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने लिंग को समझ लिया, वचन को समझ लिया। अब हम पुरुष पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम संस्कृत के मेन पाठ पर आएंगे। अब तक हम लोग लिंग और वचन के बारे में जान चुके हैं, लिंग और वचन के बारे में समझ गए अच्छी तरह से। अब हमें पुरुष के बारे में समझना है, और जब पुरुष के बारे में भी समझ जाएंगे तब संस्कृत में हम आसानी से बातों को समझ सकेंगे और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि पुरुष कहते किसे हैं आखिर, संस्कृत में पुरुष किसे कहते हैं? तो समझिएगा, वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं पुरुष कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, तुम दोनों, हम लोग। संवाद का मतलब होता है बातचीत, संवाद का मतलब होता है बातचीत। बातचीत के क्रम में हम जिस व्यक्ति का अपने संवाद में चर्चा करते हैं वो सब पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे अंग्रेजी में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ही संस्कृत में भी पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम प्रथम पुरुष पर चर्चा करते हैं। प्रथम पुरुष में वह, राम, वे दोनों, वे लोग, यहाँ मैंने लिखा है और ब्रैकेट में मैंने कुछ शब्द भी दिया है, इसलिए मैंने दिया है क्योंकि हम संस्कृत की पाठ शुरू करने वाले हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा संस्कृत के शब्द को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। वह को संस्कृत में हम सह बोलते हैं, राम को संस्कृत में रामः लिखते हैं, वे दोनों को संस्कृत में तौ लिखते हैं, वे लोग को संस्कृत में ते लिखते हैं। हालांकि वे दोनों, वे लोग, तौ, ते के बारे में हम विशेष चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तत्काल इसको आगे समझते हैं। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, मतलब वह, राम, वे दोनों, वे लोग, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में देखिएगा, मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम लोग आते हैं। तुम को संस्कृत में त्वम बोलते हैं, तुम दोनों को संस्कृत में युवाम बोलते हैं, तुम लोग को संस्कृत में यूयम बोलते हैं। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम लोग आते हैं। मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं, हम दोनों को संस्कृत में आवाम बोलते हैं और हम लोग को संस्कृत में वयम बोलते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला संस्कृत में बताया गया है, परोक्षम समक्षम स्वमेव च, अर्थात परोक्षम मतलब जिसके बारे में हम बात करें वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। परोक्षम जिसके बारे में बात करेंगे वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। जिसके सामने, समक्षम जिसके समक्ष हम बात करेंगे वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। और स्वमेव च अर्थात मैं स्वयं, हम बात कर रहे हैं, मैं हूं, मैं, हम लोग, हम दोनों, यहाँ उत्तम पुरुष, क्योंकि हम अपने आप को स्वयं को उत्तम मानते हैं, इसलिए हम सब, हम लोग, मैं, हम दोनों, ये उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको विशेष रूप से अध्ययन कीजिए और मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए, हम उसका उचित जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।